न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अनुच्छेद 370 ने दी थी राष्ट्रीय एकता को चुनौती, बोले सीएम योगी। गजपति महाराज ने बताया रथ यात्रा के पीछे अनुष्ठान। आरएसएस प्रमुख मोहन भगत कोयटम्बुर में। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। ये देखते हैं खबरें विस्तार से। अनुच्छेद 370 ने दी थी राष्ट्रीय एकता को चुनौती, बोले सीएम योगी। लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1992 में पहले आम चुनाव के बाद तत्कालीन सरकार ने संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़कर देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी थी। सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किया गया, जिससे भारतीय नागरिकों को भी वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस समय की सरकार के कुछ लोग खुद देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। के तत्काल बाद संविधान लागू 1950 में हुआ। 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद देश के संविधान में धारा 370 को डाल करके राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किया गया और देश की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्वयं सरकार में बैठे हुए लोग ही चुनौती देने लग गए थे। तब एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का उद्घोष करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में प्रवेश किया था। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। हिरासत में ही 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के जेल में उनका बलिदान हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1953 में जो सपना देखा था, एक भारत का, अखंड भारत का और सुरक्षित भारत का, उसे साकार होने में 65-66 वर्ष लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई और आज जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 का हटना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की एक कृतज्ञता है। भारत माता के ऐसे महान सपूत को, जिन्होंने एक प्रखर शिक्षाविद के रूप में, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक विजनरी राजनीतिक नेतृत्व के रूप में देश को अपने मूल्य सेवाओं से लाभान्वित किया था,
उनकी इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गजपति महाराज ने बताया रथ यात्रा के पवित्र अनुष्ठान। पुरी में पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत से पहले गजपति महाराज दिव्य सिंहादेवा ने जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं और रथ यात्रा की शुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि ये सदियों पुरानी परंपराओं, श्रद्धा और सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है। हर अनुष्ठान एक गढ़ अर्थ के लिए हुए हैं। गजपति महाराज स्वयं छेरा पहरा जैसे पवित्र सेवाओं का निर्वहन करते हैं, जिसमें वे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और समुद्रा के रथों की विधिवत सफाई करते हैं। ये परंपरा राजा की सेवक बनने की भावना को दर्शाती है। जब चतुर्धा विग्रह का आविर्भाव होने के पश्चात द्वितीय मनवंतर में ब्रह्मा जी के द्वारा चतुर्धा विग्रह श्री मंदिर में, ये वाला मंदिर नहीं है जो अभी है, सत्ययुग में, प्रथम मनवंतर के सत्ययुग में महाराजा इंद्रद्युम्न के द्वारा जो मंदिर निर्माण किया गया था, उसमें जब ब्रह्मा जी ने स्वयं आके चतुर्धा दारू विग्रह का प्रतिष्ठा किया, स्थापना किया, तब महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं उन्होंने आदेश दिया कि हमारा जो त्योहार है उसको कैसे पालन करोगे। जो महाराजा थे इंद्रद्युम्न, उनको उन्होंने आदेश दिया। तो उसमें स्नान यात्रा और रथ यात्रा का तिथि उन्होंने कहा और किस तरह का ये सब यात्रा पालन होगा। साल भर 12 मुख्य यात्रा का स्वयं भगवान जी ने वर्णन किया और महाराजा को आदेश दिया। उस आदेश के अनुरूप हर साल जगन्नाथ धाम पुरी में ये रथ यात्रा अनुष्ठित होता है, स्नान यात्रा अनुष्ठित होता है परंपरा के अनुसार। और इसका तो मुख्य भगवान जी ने कहा कि उनका जो जन्म स्थान गुंडीचा मंडप है अति प्रिय है और वहाँ पे वो 7 दिन वहाँ पे निवास करना चाहते हैं। पर उसका वास्तव रहस्य तो ये हम लोग समझेंगे कि भगवान जी समग्र विश्व को दर्शन देने के लिए वो मंदिर से बाहर आते हैं। वो मूल विग्रह है। सनातन वैदिक धर्म परंपरा के अनुसार मूल विग्रह अपने गर्भगृह कभी त्याग नहीं करते हैं, पर यहाँ पे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी मूल विग्रह होते हुए भी वो इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि वो जगत के नाथ हैं। सिर्फ इस पृथ्वी के लोग का दर्शन का अधिकार नहीं, समग्र विश्व जितना भी ब्रह्मांड है, जितने भी प्राणी हैं, सबका समान दर्शन का अधिकार है। तो वो संभव होगा जब स्वयं मूल विग्रह जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन मंदिर के बाहर आएंगे। तो साल में 2 बार उन्होंने कहा हम आएंगे, अपने जन्म दिवस ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान यात्रा के माध्यम से, और ये 9 दिन रथ यात्रा जिसमें हम अपना जन्म स्थान को जाएंगे उसके माध्यम से। तो वास्तव में समग्र विश्व को भगवान दर्शन देने के लिए और अपना कृपा वृष्टि करने के लिए वो बाहर आते हैं। इस साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि जो है महाप्रभु का रथ यात्रा का शुरुआत, अर्थात ये 9 दिन का जो यात्रा है उसका ये प्रथम दिवस है, जिसमें चतुर्धा दारू विग्रह अपने 3 रथ पे विराजित होते हैं और अपने जन्म स्थान को जाते हैं। जन्म स्थान में 7 दिन रहने के बाद वो वापस आते हैं दशमी तिथि में, उसको बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। और बाहुड़ा यात्रा में जब वो अपने मंदिर सिंहद्वार के पास पहुंचते हैं, श्री मंदिर के पास, ये रथ यात्रा 9 दिन तो समाप्त होता है, पर परंपरा के अनुसार भगवान जी रथ पे ही रहते हैं। दशमी के तिथि में रथ यात्रा का जो खींचना होता है समाप्त हो जाता है। एकादशी में रथ के ऊपर भगवान चतुर्धा दारू मूर्तियों का सुनाबेश का दर्शन होता है, बहुत आकर्षित दर्शन और आकर्षणीय है।
और उसके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी में भगवान जी का एक विशेष भोग लगता है, कहते हैं अधरपना भोग होता है। और तीसरे दिन अर्थात त्रयोदशी में भगवान जी अपने श्री मंदिर में वापस लौट जाते हैं, उसको नीलाद्रि विजय कहते हैं। और रात्रि के समय होता है, अपने सिंहासन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और फिर भगवान जी का दैनिक सेवा पूजा उसके पश्चात शुरू हो जाता है। ये संपूर्ण है रथ यात्रा का प्रक्रिया। दूसरा ये है कि ये रथ यात्रा हजारों साल पुराना है, लकड़ी का रथ बनता है और अभी लकड़ी का कमी है, इसको फेस करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? रथ यात्रा कब शुरू हुआ? बहुत प्राचीन है और इतिहास में तो हम इसका शुरुआत का सूचना हमें प्राप्त नहीं होता क्योंकि बहुत प्राचीन है। पर पुराण को अगर देखेंगे तो प्रथम महाप्रभु का रथ यात्रा हुआ जब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर जो अभी है, उस वक्त तो मंदिर नहीं था, सिर्फ मंडप था, गुंडीचा मंडप था। वहां पे चतुर्धा विग्रह दारू विग्रह का आविर्भाव स्वयं भगवान के द्वारा ही हुआ। और वहां से जब महाराजा इंद्रद्युम्न 3 रथ निर्माण करके द्वितीय मनवंतर में मनु स्वारोचिष के समय में उन्होंने गुंडीचा मंडप से प्रथम आदि मंदिर श्री मंदिर को उन्होंने लाया। वो था जगन्नाथ जी का प्रथम रथ यात्रा पुराण के अनुसार। उसके पश्चात जितने भी उत्कल प्रदेश में महाराजा लोग आए हैं वो इस परंपरा को आगे लिए हैं। तो प्राचीन समय से ये रथ यात्रा प्रचलित है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भगत कोयटम्बूर में तमिलनाडु के कोयटम्बूर में आज पेरूर तमिल कॉलेज में शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने तमिल भाषा और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की सराहना की। उन्होंने कहा कि तमिल एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है जिसमें भारतीय सभ्यता को अनेक स्तरों पर दिशा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु की ज्ञान परंपरा, साहित्य, संगीत और कला भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पेरूर तमिल कॉलेज जैसे संस्थाएं इस विरासत को आगे बढ़ाने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्वामी मलै नांगा पड़वियागी स्वामी आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोडा जिले के सिंदूर क्षेत्र में सेना की स्वास्थ्य सेवा जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बेहद सुदूर और दुर्गम क्षेत्र चिली गडोहर की मानू पंचायत में भारतीय सेना की 26 राष्ट्रीय राइफल ने आज एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ये क्षेत्र राज्य के सबसे अविकसित और दुर्गम इलाकों में गिना जाता है, जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। सेना के इस कदम से हजारों ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा, पराश्रम, दवाइयां और स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाओं की एक जगह पर उपलब्ध हो सकेगी। शिविर में स्थानीय डॉक्टरों के साथ साथ सेना के मेडिकल स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों समेत बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही शिविर में जुटे रहे। आप देख रहे हैं
MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। 66 साल बाद मिला बलिदान को सम्मान, बोले धर्मेंद्र प्रधान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वे अवसर प्राप्त हुआ जब वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को साकार कर सके। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का विरोध करते हुए एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की नीति को अस्वीकार किया था। इस विरोध के चलते उनकी गिरफ्तारी और फिर रहस्यमयी मौत हुई थी। प्रधान ने कहा कि उनके बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देने में पूरे 66 साल लग गए, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने साहसिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 हटाया और कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया। उनकी बलिदान को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी को सौभाग्य मिला। 2019 में 5 अगस्त अगले महीना तक आ ही जाएगा, जो अगस्त तक आ ही जाएगा। 66 साल लगा श्यामा प्रसाद जी की बलिदान की सही श्रद्धांजलि देने के लिए, जब इस देश से धारा 370 को लंबित किया गया, स्थगित किया गया। मित्रों, श्यामा प्रसाद जी केवल जम्मू कश्मीर धारा 370 हटना, देश में एक प्रकार की कानून व्यवस्था का बहाल करना, यहां तक श्यामा प्रसाद जी सीमित नहीं थे। अगर हम उनकी पुण्यतिथि में, उनकी बलिदान दिवस पे हम और कुछ पहलुओं को अनुध्यान करते हैं। मित्रों, आजादी के पहले सभी लोगों की आंदोलन की मंच कांग्रेस पार्टी होती थी। सभी विचार के लोग रहते थे, बाजारवादी लोग रहते थे, साम्यवादी लोग रहते थे, राष्ट्रवादी लोग रहते थे, सांप्रदायिक लोग भी रहते थे। सबकी एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को देश से हटाना है, देश को स्वराज्य प्राप्ति करना। इसलिए सारे विचारों को सीमित करते हुए एक सामूहिक लक्ष्य को लेकर सबने काम किया। श्यामा प्रसाद जी भी अनेक विषयों पे कांग्रेस की तत्कालीन नेतृत्व से सहमत नहीं होते थे, विशेष करके नेहरू जी से सहमत नहीं होते थे। लेकिन गांधी जी की आह्वान पे उन्होंने जो पहला 47 में अंग्रेज जाने के बाद राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर भी थे, जिसमें श्यामा प्रसाद जी भी थे, अनेक महानुभव थे जो बाद में कांग्रेस में आगे बढ़े। लेकिन समय क्रम में आदि नेहरू जी ने उनको राज्यों में भेजा, नहीं तो और कोई भूमिका में पहुंचाया। और कुछ लोग जो स्वाभिमानी थे, वो बाबा साहेब आम्बेडकर हो या श्यामा प्रसाद जी हो, ये सरकार से बाहर आ जाने का उचित माना। मित्रों, उस समय में अनुमान करो 50 दशक की प्रारंभ में 51, 52, 53 उन दिनों में कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई की मोनोपोली जिसके पास था, वो अकेले कांग्रेस के आज की रूप नहीं था। लेकिन उस कांग्रेस नेहरू जी की एक बड़ी लीडरशिप के विकल्प में एक वैकल्पिक विचार रखना, ये अपने आप में इस देश की राजनीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजाद भारत की अनेक उपलब्धियों को गिनाने में उन्हीं दिनों में 50, 51, 52, 53 उस समय में देश में जो घटना हुई, उस घटना में एक प्रमुख घटना था श्यामा प्रसाद जी की सरकार से बाहर आ जाना, श्यामा प्रसाद जी हिंदू महासभा में योगदान करना, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ विमर्श करके श्री गुरु जी की साथ चर्चा करके श्यामा प्रसाद जी ने एक वैकल्पिक राजनीतिक विचार दिया। भारतीय जनता पार्टी या पूर्व रूप जनसंघ ये केवल एक संगठन नहीं था, ये एक विचार था, जिसकी विचार आज लगभग 7 दशक के उपरांत देश और प्रदेशों में, और इसकी वैश्विक प्रभाव है, एक वैकल्पिक शासन प्रणाली आज हम लोग ले पाए। अगर मैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ये परंपरा हर साल निभाई जाती है, लेकिन देश में महानायक को सही मायने में श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। सीएम ने कहा, देश में अब एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान लागू होगा। देश में केवल एक संविधान चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें डॉक्टर मुखर्जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है, जिसका सबसे बड़ा आधार राष्ट्रीय प्रथम का सिद्धांत है। रेखा गुप्ता ने बताया कि अनुच्छेद 370 को हटाकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया गया है, जो डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार रूप है। जिन्होंने सिंह गर्जना में जब कहा कि एक देश में एक विधान, एक संविधान ही होगा, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, जिन्होंने ये जयकारा दिया कि ये कश्मीर हमारा है, और तत्कालिक सरकारों ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। तत्कालिक सरकारों ने हमेशा देश को बांटने के लिए काम किया, कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश कर दिया, कभी कश्मीर को हमसे अलग कर दिया। उनकी सोच में, उनकी नियति में केवल अपना शासन सेफ रहे, देश उनके लिए कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो स्वतंत्र भारत की सरकार में मंत्री थे, केवल मात्र इस कारण से कि वो सरकार कभी भी देश की प्रगति के लिए, देश की एकता के लिए सोचती ही नहीं थी, मात्र इस कारण से उन्होंने उस सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आप सोचिए कितना बड़ा बलिदान था। पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके देश की एकता के लिए बलिदान देने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जिन्होंने आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग मिलकर के पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा। हर वर्ष करा जाता है, परंतु सही मायने में इस देश के महानायक को यदि श्रद्धांजलि दी गई तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। उस दिन दी थी जब हमारे संविधान से धारा 370 हटाई गई। देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये नियम, ये नारा यही चलेगा। देश के हिस्से नहीं हो सकते। देश में, पूरे देश में एक ही संविधान मान्य होगा। जिस दिन ये तय हुआ तो इस महानायक की पुण्य आत्मा को हम सब ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। अब तो केवल उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में ही हमें चल करके काम करना है, जिसका आधार होगा राष्ट्र सर्वोपरि। तो मैं बहुत दिल्ली की जनता को साधुवाद देती हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाली सरकार को आपने चुना और उसी नियम के तहत हम काम करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। मॉनसून में प्रकृति का अद्भुत नजारा। गुजरात के डांग जिले में वाडाचोट गांव में मॉनसून के मौसम की बारिश ने प्रकृति की खूबसूरती को और भी निखार दिया है। यहाँ की अंबिका नदी इस समय उफन गई है, जहाँ उसके ऊपर से गिरा झरना एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। ये झरना, जो नदी की तेज बहती धाराओं के बीच से गिरता है, आसपास की हरियाली के साथ मिलकर पर्यटन और स्थानीय लोगों के लिए मनोहरी दृश्य बना है। मानसून के कारण पानी की मात्रा बढ़ने से झरना और भी शक्तिशाली और दृश्यमय हो गया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम। भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर राज्य की राजनीतिक शख्सियतों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डी वर्मा ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान और योगदान को याद किया और कहा कि उनके आदर्श आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोनों नेताओं ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश के एकीकरण और अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 के विरोध को और जम्मू कश्मीर और तत्कालीन विवादित मामलों पर आवाज उठाने के कारण इतिहास में अमर स्थापन किया। और हम सब ये भी भूले नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय राउत का युद्ध पर बयान, युद्ध से आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युद्ध कभी भी अच्छी बात नहीं होती, चाहे वे इजराइल और ईरान के बीच हो, भारत और पाकिस्तान के बीच हो या कहीं और। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध का सबसे बड़ा शिकार आम लोग होते हैं, जो इसके कारण अपने जीवन और सुरक्षा दोनों खो देते हैं। संजय राउत ने कहा, मेरे विचार में ईरान एक संप्रभु और मजबूत राष्ट्र है, ठीक उसी तरह जैसे भारत को किसी हमले की स्थिति में अपनी रक्षा करने का अधिकार है, उसी तंज पर ईरान को भी यह अधिकार प्राप्त हुआ है। ये पीस की बात तो होनी चाहिए। युद्ध होना कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे इजराइल की तरफ हो या चाहे ईरान की तरफ हो, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। नुकसान तो जो सामान्य जनता है उनको होता है, उनके घर जले जाते हैं, उनके ऊपर बॉम्ब पड़ते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन जाती है, लोग मारे जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करना चाहिए मोदी जी ने। ईरान के प्रेसिडेंट को फोन करके तो कोई फायदा नहीं है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए कि आपने हमारा वॉर रुकवा दिया, हम पे प्रेशर डालकर, भारत पाकिस्तान का, लेकिन आपकी भूमिका ईरान और इजराइल के वॉर में बहुत अलग है। आपने ईरान पर बॉम्ब डाला, इजराइल को मदद की। आप हमारे मित्र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, आपके लिए हमने नमस्ते ट्रंप वगैरह वगैरह प्रचार की, बहुत सभाएं की, फिर ये दोहरी नीति क्यों है? ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए। ईरान मेरे हिसाब से एक स्वाभिमानी राष्ट्र है, एक मजबूत राष्ट्र है, और जब कोई अपने देश पर हमला करता है तो डिफेंस का अधिकार हमको है, भारत को भी है, ईरान को भी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत की, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत हमेशा से शक्ति का हिमायती रहा है, लेकिन गाजा में हो रही बर्बाद पर सरकार की चुप्पी सवालों में घेरे में है। उन्होंने पूछा कि गाजा पर हमला कौन कर रहा है और मरते हुए लोगों पर मोदी सरकार की चुप्पी क्यों है। तिवारी ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कहा कि अमेरिका ने वहां अभूतपूर्व बमबारी की और 14 बार ये स्वीकार किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम और उनका योगदान है, लेकिन सरकार ने उस देश से बात क्यों नहीं की जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया। प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे थोड़ी हिम्मत जुटाए। प्रधानमंत्री जी, आपकी महिमा अपरंपार है। हम शांति, विश्व में आपस में भाईचारा हो, भारत इसका बड़ा समर्थक रहा है, कांग्रेस पार्टी से मानती है। पर गाजा पे हमले कौन कर रहा है? वहां के लोग भूख से जो मर रहे हैं, बारूद से, बमों से मर रहे हैं, उस पर खामोशी क्यों आपकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा ईरान की तो इजराइल ने पार की। कई हजार किलोमीटर दूर से चल के
तो अमेरिका है और B-2 से उसने वो खतरनाक बम बरसाए जो कभी नहीं बरसाए गए थे। और सीख आप दे रहे हैं सिर्फ ईरान को भी देते। पर ये इजराइल और अमेरिका से ये कैसा डर है, कैसा नाता है, कैसी कमजोरी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति 14 बार कहता है कि भारत पाकिस्तान की सीज फायर उसने कराई और आपकी जुबान नहीं खुलती। और आज भी आप सीख दे रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं का उल्लंघन किया, अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तोड़ा, उनसे आप नहीं बोल रहे हैं। बोल उनसे रहे हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा लोग पार कर आए। मोदी जी थोड़ी हिम्मत जुटाइए, इंदिरा जी की जाइए प्रतिमा पर, उनको प्रणाम करिए, उनसे साहस मांगिए। ये क्या है, कैसी विदेश नीति है आपकी कि आप खुल के बोल भी नहीं पा रहे? आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही कदम उठाए ताकि भारत की भूमिका स्पष्ट हो और वे शांति का वास्तविक पैगाम वाहक साबित हो सके। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी सचिन पायलट ने पार्टी की मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम राज्य के नेताओं की बैठक ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 2025 को संगठन को मजबूत करने के वर्ष के रूप में घोषित किया है। हम बूथ स्तर पर बदलाव लाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सचिन पायलट ने आगे कहा, 2 दिन की चर्चा के दौरान हम रोड मैप तैयार करेंगे और भाजपा के शासन को कानून व्यवस्था की गिरावट पर चर्चा करेंगे। सब कुछ दिल्ली में नियंत्रित हो रहा है, जिसे हम चुनौती देंगे। दिन भर की मैराथन बैठक है, ऐसा कहा जा रहा है कि पायलट की क्लास लगेगी। आज पूरे प्रदेश से हमारी पार्टी के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के जो प्रमुख सेल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उन सब की हम लोग आज एक मीटिंग ले रहे हैं। अब तक जो हमने काम किए हैं उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और भविष्य में हम लोगों को क्या रूपरेखा बनानी है, क्योंकि संगठन को आप जानते हैं कि 2025 का जो वर्ष है वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने समर्पित किया है संगठन के लिए। इसलिए अभी से ही हम लोग अपने संगठन को पुख्ता करना चाहते हैं। बूथ से लेके प्रदेश लेवल तक जो हमें तब्दीलियाँ करनी हैं, बदलाव लेकर आने हैं या जो रोड मैप तैयार करना है, उस पर आज विस्तार से चर्चा होगी और 2 दिन तक यहाँ लगातार बैठक कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देने का काम करेंगे। आज रात को सभी विधायकों से हम लोग चर्चा करेंगे और सदन के अंदर, क्योंकि प्रशासन, सरकार और भाजपा का जो कार्यकाल रहा पिछले 1.5 साल से हम सब लोग देख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत लचर है और यहाँ पर नियंत्रण मुझे लगता है दिल्ली का ज़्यादा है, रायपुर का कम है। सारा कुछ मैनेज ऊपर से हो रहा है और लोगों का विश्वास उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन लोगों को जनता से आशीर्वाद मिला है शासन करने का। उनके बजाय वो बाहर दिल्ली की तरफ देखते हैं सारे निर्देशों के लिए, सारे निर्णयों के लिए। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी है। सदन के अंदर हमारे विधायकों ने बहुत प्रभावशाली तरीके से मुद्दों को उठाया है, लेकिन स्टेट के जो इश्यूज़ हैं उन पर चर्चा करेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद आने वाले मानसून सत्र की रणनीति बनाएंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह जहाँ छत्तीसगढ़ में कल उन्होंने साफ कहा कि बरसात में भी नक्सलियों को चैन से सोने और बैठने नहीं। हम तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो हिंसा का प्रयोग करते हैं, उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिक रण ना हो। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीपीआई महासचिव डी राजा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में सीपीआई महासचिव डी राजा ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सभी वामपंथी दलों और देश की शांतिप्रिय
ताकतों की ओर से ईरान और अमेरिका बमबारी की कड़ी निंदा की। डी राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीर मसले पर एक शब्द भी नहीं कहा, जो आश्चर्यजनक और निंदनीय है। उन्होंने मोदी से अपील की कि वे अपने मित्र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करें और ईरान पर हो रही बमबारी को तुरंत रोकने की मांग करें। डी राजा ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए कहा कि भारत को नैतिक आधार का प्रदान करना चाहिए और स्पष्ट रूप से अमेरिका इजराइल के इस युद्ध का विरोध करना चाहिए। Firstly, I must make it clear, our party, the Communist Party of India, all the left parties, all the peace-loving forces in India have strongly condemned the US bombing on Iran. Our Prime Minister, that is Prime Minister of India, Mr. Modi, has not uttered a word condemning US bombing in Iran. Now, he has conveyed certain feelings to Iran authorities that there should not be escalation of tension, there should be dialogue, war should be ended, all these things. He must call his friend Donald Trump in White House and tell him, stop bombing of Iran. It is violation of United Nations Charter, and US is completely violating and the UN Charter. And UN Charter is very clear. No country can wage war on any other country. And Prime Minister should stand by UN Charter. Prime Minister should demonstrate the moral authority of India, that India is opposed to US, Israel continuing the war on people. And why Prime Minister is not saying that? Why is Prime Minister Modi is not condemning Israel to demanding to stop the war and save the people of Palestine? Children are dying out of not getting food. Innocent children, they are dying, they are being killed, women are being killed. Israel is continuing its genocide. Why Mr. Modi is not talking about that? Why Mr. Modi is not telling Israel to stop this immediately? Why Mr. Modi is not calling Mr. Trump his own good friend to ask him to tell Israel to stop the war? And that even he should tell Mr. Trump not to bomb Iran and escalate tension. This can lead to bigger consequences, serious consequences. Those consequences are not in the interest of the world for its future. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेपी नड्डा ने याद किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। नड्डा ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण नीति और वैचारिक मतभेदों के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने का विरोध किया था, जिसे वे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। इसके बाद वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में एक बने और अपने जीवन को राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित कर दिया। आयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक स्कॉलर थे। 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। बाद में वो विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में उन्होंने उस समय के बंगाल, जो यूनाइटेड बंगाल था, उसकी सेवा की। और तत्पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के पश्चात प्रथम कैबिनेट में, नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहे। वैचारिक मतभेद के कारण और जो उनका जो तुष्टीकरण की नीति थी श्री जवाहरलाल नेहरू जी की, उसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना के संस्थापक सदस्यों में से रहे और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना
भारतीय जनसंघ की स्थापना के पश्चात जो तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसका विरोध उन्होंने किया और विरोध करते हुए उन्होंने एक नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इस कारण से एक आंदोलन चला। उस आंदोलन में उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए जम्मू कश्मीर का स्पेशल परमिट चाहिए होता था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के, क्योंकि एक देश है, एक निशान रहेगा, एक विधान रहेगा, एक नियम रहेगा, एक कानून रहेगा, और इस बात को लेते हुए उन्होंने उसको अस्वीकार किया और 11 मई को वो जम्मू कश्मीर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। उनको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको श्रीनगर के जेल में आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय स्थिति पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध किस दिशा में बढ़ता है। यासिर जिलानी ने स्पष्ट किया कि भारत की सरकार अपनी प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुनिश्चित वापसी पर केंद्रीय कर रही है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि भारत के नागरिक को सुरक्षित स्थानों से निकालकर वापस देश लाया जा सके। सर, जिस तरीके से इजराइल और ईरान में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? लगातार फ्लाइट्स जो हैं वो आ रही हैं हमारे नागरिकों को वापस लेकर, बट तनाव अभी भी खत्म नहीं हो रहा है दोनों देशों में। देखिए, जैसे जैसे युद्ध के हालात दोनों देशों में, ईरान और इजराइल में बदलेंगे, स्थिति और भी आगे बढ़ेगी। लेकिन भारत जहां वॉर के वक्त तमाम देश अपने नागरिकों को लेकर चिंतित हैं, वहीं भारत अपनी प्राथमिकता अपने लोगों को लाने में लगा रही है। जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व है, जो हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है, जिस तरीके से उन्होंने अब तक लगभग, मुझे लगता है कि 3000 से ज्यादा लोग, कल तीसरा जत्था आया था, आज भी नागरिक को लेके हमारे विमान आ रहे हैं। तो हमारा पूरा का पूरा कंसर्न इस वक्त जो हमारे लोग ईरान में फंसे हैं, भारतीय, उनको लेके आना है। युद्ध की सिचुएशन दिन प्रतिदिन बदल रही है। जैसे जैसे बदलेगी, मुझे लगता है कि उसी तरीके से हम अपनी बात को आगे रखेंगे। लेकिन हमारी भारत की खास करके जो प्राथमिकता है वो अपने नागरिकों को सकुशल सुरक्षित भारत लाना, और भारत के लोग देख रहे हैं कि भारत का नेतृत्व कितनी मजबूती से अपने लोगों को भारत लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद के सैयद जाफर हुसैन का बयान, ईरान में परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता। हैदराबाद के सैयद जाफर हुसैन ने ईरान में रह रहे अपने परिवार से बात करते हुए कहा कि वहाँ हालत बेहद तनावपूर्ण है। उनका परिवार ईरान में छात्र जीवन बिताता है, जिसमें उनके बेटे, बहू और नाती नातिन शामिल है। जाफर हुसैन ने बताया कि ये कोम शहर में पूरे दिन तेज धमाके और आवाजों की गूंज सुनाई दे रही थी। कल वहाँ कथित तौर पर ड्रोन द्वारा हमला किया गया, जिसमें एक वैज्ञानिक की मौत हो गई। वे बताते हैं कि इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश स्पष्ट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो जंग हो रही है, ये ईरान पर एक मुसल्लत की गई जंग है, और जाबिराना और जारहाना ये जो हमला आज अमेरिका की जानिब से हुआ है, ये बड़ी बुरी खबर इसलिए है कि इजराइल जालिम है, दुनिया जानती है जो गज़ा में वो काम कर रहा है। मगर इस वक्त अमेरिका ने भी जो काम किया, तारीख़ में पहली बार ईरान पर हमला किया, तो ये जंग फैलने का एक ख़दशा है। तो आपका जो सवाल था कि हमारा फैमिली वहाँ पर है ईरान में, तो हमारी जो फैमिली है वहाँ पे स्टूडेंट के तौर पर है, मेरे फर्जंद हैं,
बहू है, पोतरा पोतरी है। तो हम उनके लिए दुआ गो है खुदा की बारगाह में कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे और वहाँ पर जो उलमा हैं, मराजे है, जो अहम शख्सियात है तारीख़ इस्लाम की, उनको हिफाजत फरमाएँ परवरदिगार। हमारी सबसे पहले दुआ ये है। अब रही बात हुकूमत हिंदुस्तान ने जो लोगों को लाया है तेहरान से, जो तालिब इल्म थे यूनिवर्सिटीज़ में, उनको अरमानिया ले जाया गया, फिर और दूसरी जो खेप है उसको मशहद के ज़रिए हिंदुस्तान लाया जा रहा है। तो हमारे फ़र्जंद के लिए वो वहाँ पर इस वक्त वो वहाँ मसरूफ़ है तालीम के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे हिंदुस्तान हो कि ईरान हो, जहाँ भी शहरी है उसकी हिफाजत करना आलमी मुमलिकत, आलमी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि आम सिविलियन पर कोई हमला ना हो। तो मगर ये जो मक्काराना हमले अमेरिका की जानिब से आज हुए हैं और इज़राइल की हो रहे हैं, तो इसकी मजम्मत करते हैं और वहाँ पर जो लोग बच्चे बचे हुए हैं उनकी हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम तमाम ममालिक करे बशमूल हिंदुस्तान के। और हमारे जो सिफारतकार है उनको चाहिए कि ईरान में अगर वो जैसा भेजने या बुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पर कोई ऐसा सेफ़ जोन के तौर पर होनी चाहिए जहाँ पे तमाम हिंदुस्तानी हो सकते हैं। और तमाम स्टूडेंट्स के लिए हम जो फ़िक्रमंद हैं, हमारी औलाद हमारे बेटे के लिए नहीं है, हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम ईरानी के लिए फ़िक्रमंद है, क्योंकि वो हक़ पर है, उन पर एक जुल्म किया जा रहा है। तो लिहाजा हम उनको छोड़कर हम अपने बच्चे को बुला लेना ये गैर अखलाक़ी, गैर इंसानी मानते हैं। बल्कि हमारी ख्वाहिश ये है कि तमाम दुनिया में अमन हो, सुकून हो, जिसमें हमारे लोग भी हो, दीगर ममालिक के लोग भी, हिंदुस्तान के लोग भी हो। आपके बेटे से कब बात हुई थी आपकी? मेरी गुज़िश्ता रात बात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है वहाँ से फ़ोन पर, मेरे एक बेटे की शादी थी, गुज़िश्ता रोज़ निकाह था, उन्होंने निकाह पढ़ा ख़ुमुल मुक़द्दस हरम में हज़रत मासूम खुम सलामुल्लाह अलैहा से उन्होंने निकाह पढ़ा। तो बात हुई, रात में भी बात हुई और सुबह मेरी बहू से भी बात हुई। क्या बता रहे हैं? जैसे खुम में जो है कल दिन भर तमाम तरह आवाज़ सुनाई दी गई उन लोग को, और आज सुबह में भी, मगर जिस तरह बताया जा रहा है अमेरिका हमले में वैसा नहीं है। वहाँ पर लोग वहाँ के पुरअमन है, पुरसुकून है। ये ज़रूर है कि ड्रोन के ज़रिए कल गुज़िश्ता रोज़ खुम में कोशिश की गई थी कि वहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाया जाए, जिसमें एक साइंटिस्ट को भी शहीद किया गया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भारत के एकीकरण के सपने को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक राष्ट्र है। वे कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट प्रणाली का विरोध करते थे। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के इस सपने को पूरा किया और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान दिवस आज हर बूथ के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने इस भारत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमिट प्रथा थी, और जब रियासतों को एकजुट किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर की भी एक रियासत थी और उस रियासत के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव हुआ एकजुटता में, और वहां पर परमिट प्रथा वो लागू की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान बनाए गए, 2 प्रधान बनाए गए, 2 निशान बनाए गए, और इन सब का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर में
जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं, उसका विरोध किया और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और बिना परमिट के ही वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। और जो ही वो प्रवेश किया वहां की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आज भी वो अनसुलझा क्वेश्चन है कि 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, परंतु परमिट प्रथा समाप्त हुई। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उस रास्ते को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते को, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, उस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। हमें गर्व है कि धारा 370 को समाप्त किया। आज वहां पर एक संविधान है, एक प्रधान है, एक निशान है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका आज बलिदान दिवस है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनके दिखाए हुआ जो मार्ग है, ये विकसित राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ेगा। ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक रास्ता दे करके गए हैं और हम सब उनको याद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ईरान पर हमला बिना किसी उकसावे के। दिल्ली में जारी बयान में CPI-M महासचिव MA बेबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिनी से बातचीत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है वे बिल्कुल अपर्याप्त है। MA ने आरोप लगाया कि इजराइल ने बिना किसी उकसावे के ईरान पर बमबारी की और अमेरिका से भी इसके सहयोग की मांग की। उन्होंने बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु शक्ति हासिल करने के इकट्ठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी LAEA और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा अगर इन निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को नजरअंदाज कर एक संप्रभु देश पर हमला किया जाता है तो ये सीधा युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। भारत जैसी लोकतांत्रिकी और शक्ति की पक्षधर ताकत को इस पर मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। You see, first of all, the response that has come out of Government of India is absolutely inadequate. Iran is a third world country. And it goes without saying, the world witnessed the fact that without any provocation, first Israel launched attack, bombing on Iran. And Israel requested America and Donald Trump to join Israel in attacking Iran. You see, there was no UN resolution against Iran. The allegation of Netanyahu and Donald Trump is that Iran is either already weaponized nuclear power or is in the verge of weaponization of nuclear power. We have the head of the International Atomic Energy Agency having stated that they don't have any proof of Iran having developed nuclear weaponization or in the verge of it. Similarly, US intelligence in their submit to the American Senate committee also stated that they don't have any proof that Iran has already weaponized nuclear power or in the verge. But Donald Trump is not believing the news agency of his own country. He doesn't believe International Atomic Energy Commission. So it is
an attack on an independent third world country without any provocation. So in unequivocal terms, Narendra Modi and Government of India should condemn it, and they should demand that immediate cessation of attack and assault on Iran. Second thing is that actually now USA and Israel have established their number one rogue state and number two rogue state in the world. So our attitude to America and Israel of friendship that Modi is having, that should be immediately stopped. And the role of a third world country, a member of the non-aligned movement, which is very weak now, that is what is expected of Narendra Modi and Government of India. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान में शासन बदलना अमेरिका का अधिकार नहीं, बोले रामकृष्ण पांडा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार होने की घोषणा पर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के वरिष्ठ नेता रामकृष्ण पांडा ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ईरान के नागरिकों को ये अधिकार है कि वे अपना शासन स्वयं चुने। अमेरिका को किसी भी संप्रभु देश में आतंकी हमलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रामकृष्ण पांडा ने कहा कि अमेरिका की मंशा असल में सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि तेल क्षेत्रों पर नियंत्रित हासिल करना है। उन्होंने कहा अमेरिका की बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। ये केवल पश्चिम एशिया में तनाव और अस्थिरता फैलाने की कोशिश है। सर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में रजीम चेंज के लिए ओपन है, उस पर क्या कहेंगे? ईरान का जनता को ये अधिकार है कि वो अपना रिजिम चेंज करे या ना करे, किसको अपनाए किसको ना अपनाए, किसी भी देश में ये उनकी जनता का अधिकार है। मैं समझता हूँ अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरे किसी देश में उसका जो इंटरनल मैटर है उसमें हस्तक्षेप करे, उनका रिजिम बदलाए और ईरान जैसे देश में अपना कठपुतली सरकार को थोपने की उम्मीद करे, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान का जो ऑयल फील्ड है उस ऑयल फील्ड को अख्तियार करना। ईरान का ऊपर आज जो हमला है वो जो एटॉमिक सेंटर का ऊपर हमले के नाम पर वो जो कर रहे हैं, ये जो वैदेशिक कानून है उसका उल्लंघन है और अमेरिका का ये अधिकार नहीं है। अमेरिका ने अपना दादागिरी को पूरा विश्व के ऊपर थोपना चाहता है। अमेरिका ने तृतीय विश्व का जो बाजार को ये दखल करना चाहता है और इसलिए ये थ्रो इजराइल ये लड़ाई शुरू किया और अभी खुद अमेरिका ने इसका ऊपर उतर आया है। ये नहीं होना चाहिए, हम उसको कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा करते हैं। ये परमाणु का जो हथियार उसके पास है उसका कोई विश्वसनीय दावा वो नहीं कर सकते। तो अमेरिका अपना दादागिरी जो पूरा विश्व का ऊपर में थोपना चाहता है उसको बंद करे और ज़्यादा तनाव ये वेस्ट एशिया में पैदा ना। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम प्रमोद सावंत ने सेनोई एम्बाई की 13वीं जयंती पर शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा में आयोजित सेनोई एम्बाई इम की 13वीं जयंती उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने महापुरुष की समृद्धि में श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सेनोई एम्बाई इम न केवल गोवा की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना की प्रतीक है बल्कि वे मराठी और कोंकणी साहित्य के भी सशक्त संभव रहे हैं। उनके विचार आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप ही काळाची गरज आसा म्हाका दिसता। ना जाल्यार जातलें कितें खबर आहा, एटलिस्ट ते तेणी एक बरें सांगलें की हे सरकार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें कोंकणी खातीर खूब बरें काम केल्लें आहा। पयलीं म्हणजे कोंकणी अकादमी बऱ्या हितून शिफ्ट केल्या बऱ्या जागेत। कोंकणी अकादमीची लायब्ररी खूब बरी आहा आनी फाटल्या म्हाका दिसता अनिल खंय गेलो, अनिल सामंत वयर अनिल हांगासर आनी पराग आहा, दोगांयकूय विचारात फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जे कोंकणी खातीर काम केलां ते फाटल्या 50 वर्सांक जावनासलें। कोणी ते म्हाका सांगता हांव चॅलेंज करता।
आनी खंयच्याय साहित्यिकान आनी कोंकणी मोगी आनी जो छाती बिती बडयता पळय तेणी येवन म्हाका सांगचें कंपेर करात फाटलीं 50 वर्सांनी ही 6 वर्सां हांव सरळ म्हणजे ओपन चॅलेंज म्हाजें कोणाक ती म्हणजे म्हाका दिसता तेज्या कोंकणी उत्सव सगळे जे जितके जाता तितके सगळ्या उत्सवांक स्वता प्रेजेंट रावन आसतलो मालवण पासून ते हितूर पर्यंत कारवार पर्यंत म्हणटा तशें कोण आनी उपस्थित रावला तो म्हाका सांगचो इवन दो इन केरळ सुद्दां म्हणजे कोंकणींतल्या कार्यक्रमांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोणी करूंक ना म्हणून हांवें म्हटलें आयच्या कार्यक्रमांक खरें म्हणजे चड वेळ रावपाचो म्हाजोय हें आशिल्लो सगळ्यात पयलीं हांव दिलगिरी व्यक्त करता कारण तुमी सगळ्या जाणांनी पळयलां आसतलें कितल्या गडबडीन हो कार्यक्रम केला कार्यक्रम फुडलो गडबडीन जावचो ना फक्त मुख्यमंत्री वतासरूच तो गडबडीत आशिल्लो फुडलो कार्यक्रम सुरळीत आनी वेवस्थीत रित्या जातलो चौगाय जाणांचे म्हज्या हस्ते सत्कार केले तांचें कोंकणीचें योगदान हें मोलाचें आसा हांव मुद्दामून सांगतलो की तांच्यांनी कोंकणीक पयलीं पासून आतां पर्यंत तें काम करीत आयिल्लें आसा त्या खातीर परत एकदां तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा भेटयता आनी नवीन साहित्यीक तयार जावप ही काळाची गरज आसा हांवें इतक्याच खातीर सांगता की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता पण हें स्वप्न पळयता आसतना सुद्दां रिजनल लँग्वेजीसाक विसरूंक ना पयले फावटी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीत जी 40 वर्सांच्या उपरांत आयली ताका रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिल्लें आसा हाज्या पयलीं रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवंक नासलें हेज्या पयलींच्या सरकारांनी फक्त इंग्लीश आनी इंग्लीश म्हटलेली फॉरेन लँग्वेजूच शिकची म्हटलेली तेन्ना खंयसर रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवंक नासलें ते रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवपाचें काम ह्या सरकारात केलां आनी म्हणून तर मल्याळम पासून कोंकणी पर्यंत वेगवेगळ्या रिजनांनी जी आपली स्वभाशा आसा स्वताची भाशा आसा तिका प्रोत्साहन मेळपाक लागलां आनी तें प्रोत्साहन फक्त आमी पास ऑन करपाक जाय भुरग्यांच्या पर्यंत आमी जर तेजो इम्पॉर्टन्स आनी म्हत्व भुरग्यां पर्यंत पास ऑन केलें आप देख रहे हैं MNS न्यूज सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार ने किया 6 लेन पुल का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गंगा नदी पर बने बहुप्रतीक्षित 6 लेन किंची दरगाह बुजुर्ग पुल का उद्घाटन किया। ये पुल राजधानी पटना को उत्तर बिहार से सीधा जोड़ेगा और क्षेत्रीय यातायात को काफी राहत देगा। नीतीश कुमार ने उद्घाटन समारोह में कहा कि ये पुल राज्य के विकास की नई दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि इस पुल के निर्माण से यात्रा का समय काफी घटेगा और औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज सच जरूरी है।